हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दूरदृष्टि के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं आपका दोस्त एचसी सैनी इस बेहतरीन सीरीज के साथ में आपको जोड़ने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि पिंक सिटी जयपुर के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं को समर्पित एकमात्र विश्वसनीय संस्थान दिव्य दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए दिल्ली पुलिस के ओल्ड प्रश्न का की सीरीज लेकर के आ रही है, जिसमें व्याख्यात्मक उसकी विवेचना की जा रही है और इसमें जीके के विशेषतः सभी के सभी प्रश्न सोल्व किए जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स की इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों अगले प्रश्नों की सीरीज के साथ में। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न की इस सीरीज में जो पहला प्रश्न हमारे सामने है वो जरा इस तरीके से है। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, प्रश्न देखो कितना शानदार है आपके सामने। हमने ये प्लास्टिक मनी कभी देखी नहीं, सुनी नहीं, कैसे, लेकिन जबकि हम इसको यूज रोज लेते हैं। प्लास्टिक मनी क्या है? सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि प्लास्टिक मनी क्या होती है और इसका रूप तो फिर हम अपने आप समझ लेंगे। प्लास्टिक मनी की जब हम बात करते हैं, मनी दोस्तों, मनी एक मुद्रा है, मुद्रा का एक रूप है। और मुद्रा क्या होती है हम जानते हैं। मुद्रा एक वैधानिक वस्तु होती है जिसको विनिमय के रूप में काम में लेते हैं। क्या होती है दोस्तों? वैधानिक वस्तु। वैधानिक वस्तु होती है जो किस में काम में आती है दोस्तों? विनिमय में काम में आती है। विनिमय। अगर हम इतिहास के पन्नों को उठा करके देखें तो अलग अलग समय में, इतिहास के अलग अलग समय में विनिमय के रूप में अलग अलग वस्तुओं को काम में लिया जाता रहा है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले वस्तु विनिमय की हम बात करें तो सबसे पहले लोगों ने वस्तु विनिमय को अपनाया। वस्तु विनिमय के बाद में फिर लोगों ने जो अपनाया वो धातु मुद्रा को अपनाया। धातु मुद्रा के बाद में दोस्तों कागजी मुद्रा को अपनाया। कागजी मुद्रा के बाद में अगर हम बात करें तो कागजी मुद्रा के बाद में दोस्तों प्लास्टिक मनी आई। प्लास्टिक मनी। और प्लास्टिक मनी के बाद में दोस्तों अगली जो मुद्रा आई है वो है ई मुद्रा। और अभी ई मुद्रा के बाद में जो चल रहा है दोस्तों वो चल रही है डिजिटल करेंसी। डिजिटल मुद्रा। यानी कि दोस्तों वर्तमान का जो समय चल रहा है वो डिजिटल मुद्रा का बहुत ज़्यादा बोलबाला है और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके साथ में वर्तमान के जितने भी ज़्यादातर जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके इसको काम में ले रहे हैं। हमारा सवाल कहाँ से जुड़ा हुआ है? हमारा सवाल जुड़ा हुआ है प्लास्टिक मुद्रा से। प्लास्टिक मुद्रा में दोस्तों जितने भी डेबिट कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड हैं, वो सारे के सारे शामिल होते हैं, क्योंकि वो कार्ड किसका होता है दोस्तों? प्लास्टिक का होता है। और हम उसको जाते हैं एटीएम मशीन में जा करके उसको लगाते हैं, अपने पासवर्ड डालते हैं और तुरंत हमको मनी मिल जाती है। हमको कहीं पे उसको स्कैन करना होता है या उसको स्वैप करना होता है कार्ड को, और कार्ड से हम लेन देन या विनिमय का कार्य कर लेते हैं। तो दोस्तों जो कार्ड बना होता है ना वो किसका होता है? प्लास्टिक का। तो हम इसको किस रूप में जानते हैं? प्लास्टिक मनी के रूप में। सवाल ये था कि कौन सा रूप है, तो क्रेडिट कार्ड। इनमें से कौन सा भाग है दोस्तों? क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड है ना, ये कौन सी मनी का रूप है? प्लास्टिक मनी का रूप देखने को मिलता है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? जो बैंक धारक होता है उस व्यक्ति को उसके अकाउंटिंग सिविल के अनुसार बैंक उसको जारी करता है। और ये जो कार्ड होता है ना, इस कार्ड पे पहले से ही उसकी लिमिट निर्धारित होती है सिविल के अनुसार, वो उसको यूज कर सकता है, लेकिन तय समय के बाद में उसको उसका बिल का भुगतान भी करना पड़ता है। अगर वो नहीं करता है तो फिर उसको कई गुना इंटरेस्ट पे करना होता है। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड यानी खरीदारी के रूप में बैंक के द्वारा कस्टमर को दिया गया एक कार्ड होता है, तो इसी को कहा जाता है क्रेडिट कार्ड। जरा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यह है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाते हैं? देखो हमारे पास में क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जी हाँ दोस्तों, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोले तो हमारे पास में है जीएनपी। दोस्तों क्या है हमारे पास में? जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन है हमारे पास में। हमें क्या प्राप्त करना है दोस्तों? हमें प्राप्त करना है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब दोस्तों हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एनएनपी। एनएनपी हमें दोस्तों ये हमें प्राप्त करना है। नेट नेशनल प्रोडक्शन हमें निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें देखना है जीडीपी। क्या देखना है? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद हमारे जितने भी इकोनॉमिकल सेक्टर्स हैं, प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में जो भी उत्पादन हुआ है उन सभी के सभी उत्पादन का जो योग होता है वो जीडीपी होता है, सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत शामिल होता है। जब हम
जीडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ लेते हैं, जिसके अंतर्गत हम विदेशों से प्राप्त नेट फैक्टर्स इनकम एब्रोड को जब हम इसमें क्या कर लेते हैं दोस्तों, प्लस कर लेते हैं, तो हमारे पास में प्राप्त क्या हो जाता है, हमको मिल जाता है डोमेस्टिक से हम क्या बन जाते हैं, नेशनलाइजेशन बन जाते हैं, यानी राष्ट्रीय बन जाते हैं, हमारे को मिल जाता है जीएनपी। क्या मिल जाता है दोस्तों, जीएनपी। जब हम सकल घरेलू उत्पादन में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को नेट फैक्टर्स इनकम एब्रोड को जब हम जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, जीएनपी। और जब हम जीएनपी से हमें क्या बनाना है, जीएनपी से हमें एनएनपी निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्शन हमें निकालना है। तो दोस्तों ये जो उत्पादन हुआ है, इस उत्पादन में जो डेप्रिसिएशन है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यानी मूल्यह्रास को माइनस करना पड़ेगा। तो दोस्तों जीएनपी में से हमें माइनस क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, यानी कि मूल्यह्रास। दोस्तों क्या करना पड़ेगा, मूल्यह्रास को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जब हमें ये घटा लेंगे तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको मिल जाएगा एनएनपी। अब देखना यह है कि मूल्यह्रास कहाँ पर है, यहाँ हमारे ऑप्शन देखते हैं, हानि या ह्रास, आयात, अंतरिम भुगतान या प्रत्यक्ष कर। देखो ये प्रत्यक्ष कर का कोई मतलब नहीं है, ये तो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। ये तो पहले से ही जब जीडीपी निकालते हैं तो जीडीपी जब हम निकालेंगे तो उसी टाइम पे इसको काम मिलेंगे कि बाजार मूल्य पे निकाल रहे हैं, या फिर हम जो रियल मूल्य पे या किसी आधार वर्ष पे निकाल रहे हैं, तो ये यहाँ कोई मतलब नहीं है। अंतरिम भुगतान, ये भी इसमें कोई वो मायने नहीं रखता। आयात यानी इनपुट हम हो रहा है, एक्सपोर्ट को हम बात ही नहीं कर रहे, तो ये भी गलत होगा। यानी कि हमारे यहाँ पर है हानि या ह्रास। जी हाँ बिल्कुल, हमारे पास में उत्पादन के जितने भी या पूंजीगत जितने भी संसाधन हैं उनको मैनेज करने के लिए हमें जो खर्चा करना पड़ता है, जो इन्वेस्ट करना पड़ता है, उनके मैनेजमेंट को ले, उनके प्रबंधन को लेकर के जो हमें नुकसान उठाना पड़ता है, वही क्या कहलाता है, मूल्यह्रास कहलाता है। जैसे मान के चलो आपके पास में एक बहुत बड़ी मशीन है, और ये बहुत बड़ी मशीन मान के चलो कि क्रेन है, या फिर आपके पास जेसीबी है, और ये आपके उत्पादन का काम करती है। लेकिन मान के चलो 2 साल बाद में ये जो मशीन है वो अपना मेंटेनेंस खर्चा मांगने लग गई है, इसकी कुछ मशीनें, कुछ बेरिंग्स वगैरह खराब हो गई है, तो इनको इसमें डालने के लिए खर्चा जो किया जाता है, उसको रख रखाव या उसके मेंटेनेंस पे जो खर्चा किया जाता है, वही दोस्तों क्या कहलाता है, मूल्यह्रास कहलाता है। तो मूल्यह्रास को जब हम घटा लेते हैं तो जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा करके हम ग्रोथ से क्या बन जाता है, नेट बन जाता है, यानी शुद्ध बन जाता है, सकल से शुद्ध बन जाता है, निवल बन जाता है। तो वो इस तरीके से हमें निकालना होगा। जरा अगले प्रश्न की सीरीज में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है। सबसे पहले तो देखना है कि योजना आयोग है क्या दोस्तों। योजना आयोग दोस्तों एक गैर संवैधानिक निकाय है। कौन सा निकाय है दोस्तों, गैर संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय। आयोग। अब आप कहोगे कि सर ये गैर संवैधानिक आयोग क्या होते हैं। गैर संवैधानिक आयोग वे होते हैं जिनका उल्लेख संविधान निर्माताओं ने संविधान में नहीं किया है, वो गैर संवैधानिक निकाय होते हैं या आयोग होते हैं। इसका जो गठन किया गया है, योजना आयोग का जो गठन किया गया है 15 मार्च 1950 के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, ये प्रथम अध्यक्ष रहे थे, क्योंकि इसके पदेन जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो उस समय प्रधानमंत्री हमारे कौन थे, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद थे नहीं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे नहीं, जवाहरलाल नेहरू, हाँ ये उस समय थे। तो ये हमारे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, जेएल नेहरू जी, ये योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। लेकिन इसके बारे में और भी बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछे कि योजना आयोग का वर्तमान नाम क्या है, क्या योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है, या योजना आयोग को क्यों बनाया गया था। योजना आयोग को बनाने का जो उद्देश्य ये था दोस्तों कि हमें आर्थिक विकास करना था। हमें क्या करना था, आर्थिक विकास। और आर्थिक विकास के लिए हमने आर्थिक नियोजन के लिए हमने नियोजन प्रक्रिया अपनाई। और जो नियोजन प्रक्रिया अपनाई थी, इस नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत दोस्तों हमने क्या किया है, पंचवर्षीय योजना मॉडल अपनाया है। कौन सा योजना, पंचवर्षीय योजना मॉडल।
ये पंचवर्षीय योजनाओं को हमने अपनाया है दोस्तों। ये पंचवर्षीय योजना हमने कहाँ से ली है? रूस के से इसको उठाया है। सोवियत संघ रूस के पैटर्न को हमने उठाया है, क्योंकि वो साम्यवादी देश था और हम मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश थे, तो हमने पंचवर्षीय योजना यहाँ रूस से एक्सेप्ट किया है और हमने इसको लागू करने के लिए ये योजना बनाया गया था। वर्तमान में ये जो योजना आयोग है दोस्तों, इसको नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, यानी इसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। और हम जो इसके लिए जो कार्य करने वाले जो लोग हैं वो नीति आयोग के थिंक टैंक के रूप में जाने जाते हैं, यानी बौद्धिक संस्थान। ये भारत केंद्र सरकार का बौद्धिक संस्थान भी कहलाता है। बौद्धिक संस्थान भी इसको कहते हैं, बौद्धिक संस्थान, थिंक टैंक। लेकिन दोस्तों एक और मजेदार का प्रश्न आपके सामने मैं रखने वाला हूं। अगर आपसे ये पूछा जा सकता है योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, नरेंद्र मोदी सरकार जब बनी थी, नरेंद्र मोदी सरकार ने योजना आयोगों को खत्म करने की जो घोषणा की थी वो की थी दोस्तों 15 अगस्त 2014 के अंतर्गत, 15 अगस्त 2014 के अंतर्गत योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर दोस्तों 1 जनवरी, जी हां दोस्तों 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। अब ऐसा सवाल हमको ये भी बताता है कि योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन रहे होंगे, तो दोस्तों योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष रहे हैं, कौन रहे हैं? नरेंद्र मोदी। लेकिन अगर ऑप्शन में नरेंद्र मोदी नहीं है तो यहां पर जो आपको मानना पड़ेगा वो किसको मानना पड़ेगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह को मानना पड़ेगा, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलो अगले प्रश्न की ओर मूवमेंट। और अगला प्रश्न हमारा दोस्तों ये है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों में व्यवहार करते हैं? अरे भाई आर्थिक अपराध, सबसे पहले तो ये देखो फाइनेंशियल क्राइम क्या होते हैं। फाइनेंशियल क्राइम हमें देखने होंगे, आर्थिक अपराध क्या होते हैं से व्यवहार करते हैं, यानी कौन इसको मैनेज करता है? क्या पोटा? ये सारे एक्ट है, कोई कानून है, कोई व्यवस्था है। क्या पोटा व्यवस्था इसको व्यवहार में लाती है, या टाडा व्यवस्था लाता है, या मीसा व्यवस्था लाते हैं, या फिर कोफो पोसा लाई करके आती है? जी हाँ दोस्तों, कोफो पोसा। ये हमें समझना पड़ेगा ये कोफोपोसा है क्या दोस्तों। ये कोफोपोसा है दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्रिवेंटेशन प्रिवेंशन स्मगलिंग एक्टिविटीज। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा कानून है जो क्या करता है? विदेशी मुद्रा संरक्षण। दोस्तों क्या करता है ये? विदेशी मुद्रा संरक्षण विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी रोकथाम। तस्करी रोकथाम। तो दोस्तों ये जो बनाया गया है, ये जो कानून बनाया गया है, ये कानून बनाया गया है दोस्तों, ये बनाया गया है 1974 के अंतर्गत। और जैसा कि हमें पता है ये कानून क्या करता है दोस्तों? ये कानून करता है विदेशी मुद्रा का संरक्षण। भारत में जो विदेशी मुद्रा आई है उसका संरक्षण करेगा एवं तस्करी रोकथाम कानून के रूप में काम करेगा। तो ये आर्थिक अपराधों को रोकने का काम करता है। तो इसके बारे में जब पूछा जा सकता है तो इसके
इसको लेकर के कई तरीके के और भी प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, जैसे इसके पूरा नाम को लेकर के पूछा जा सकता है, या फिर आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि तस्करी रोकथाम के लिए कौन सा कानून काम करता है, या विदेशी मुद्रा संरक्षण के लिए कौन उत्तरदायी है। इस तरीके से भी प्रश्न को घुमा करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा आपका, प्रत्येक उत्पाद भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को मिलाकर आयोजित किया जाता है जो कि खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। इस प्रश्न को समझ, देखो बहुत सिंपल प्रश्न है। अरे भाई, किसी भी चीज का हम उत्पादन करेंगे, हमने देखा था अर्थव्यवस्था में हम किसका उत्पादन करते हैं, अर्थव्यवस्था में हम उत्पादन करते हैं तो किसका करते हैं, वस्तु का, या फिर हम किसका करते हैं, सेवाओं का। यानी कि दोस्तों या तो हम वस्तु बनाएंगे या फिर हम क्या बनाएंगे, सेवाओं का निर्माण करेंगे। जब हम इनका उत्पादन करते हैं तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चाहिए दोस्तों, हमारे लिए चाहिए भूमि। भूमि के बाद में दोस्तों हमारे लिए क्या चाहिए, श्रम, मजदूरी, और फिर इसके बाद में दोस्तों हमें क्या चाहिए, भौतिक पूंजी। और ये सारे काम कौन करने वाला है, उद्यमी, जो कि एक रिस्क उठाएगा कि मुझे ये काम करना है, उत्पादन करना है या सेवा निर्माण करना है, वो सब इसके लिए करेगा। तो बात ये आती है कि उत्पादन के कारक, ये निवेश के कारक तो नहीं है, लाभ के कारक भी नहीं है, हानि के कारक भी नहीं है, ये किसके कारक है दोस्तों, उत्पादन के कारक है। तो इससे सिंपल प्रश्न हो भी नहीं सकता दोस्तों। इकोनॉमी में बहुत सिंपल प्रश्न पूछा गया। देखो कैसे सिंपल प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं ये। और देखो ये प्रश्न भी ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। एक वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की क्रिया को खालिस्तान फसल के रूप में जाना जाता है। देखो इससे सरल प्रश्न, यार ताज्जुब होता है मुझे कि इतना सरल प्रश्न कि भूमि का एक ही टुकड़ा है, एक वर्ष, यानी कि कृषि फसल जब बोई जाती है, जैसे कि आपको पूछा जा सकता है एक वर्ष, यानी दोस्तों जैसे हम अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं कि वित्त वर्ष, एक वित्त वर्ष का टाइम बिल्कुल फ्री होता है कि इतने समय से लेकर के इतने समय का ये वित्त वर्ष है। जैसे 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च का जो समय है वो क्या कहलाता है दोस्तों, वित्त वर्ष कहलाता है। अब सवाल ये है कि हम कृषि क्षेत्र को ले तो कृषि क्षेत्र में भी क्या इस तरीके का निर्धारित टाइम है क्या? जी हाँ बिल्कुल, उसको बोलते हैं कृषि वर्ष। अब कृषि वर्ष की बात करें तो कृषि वर्ष चलता है दोस्तों 1 जुलाई से लेकर के 30 जून। ये हमारा क्या है दोस्तों, कृषि वर्ष है। और जब कृषि वर्ष की बात आती है तो एक वर्ष के दौरान, ये एक वर्ष हो गया, भूमि का एक टुकड़ा, मान के चलो कि ये लैंड का, ये एक फार्मर का ये पूरा एक खेत है, इस खेत के अंतर्गत एक टुकड़े के अंदर एक से अधिक फसल कितनी उगाई जा रही है दोस्तों, एक से अधिक फसल उगाने की क्रिया को फसल के रूप में जाना जाता है। तब एक से अधिक यानी एक साथ में कई फसलें अगर उगा रही हैं तो क्या हम उसको मिश्रित कृषि कहेंगे, या उसको अंतः कृषि कहेंगे, या विविध कृषि कहेंगे, या बहुखंडीय कृषि कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, एक समय एक ही खेत और कई फसलें उगाना, इसका मतलब खेत को डिवाइडेड कर दिया है दोस्तों। क्या कर दिया दोस्तों, खेत को क्या कर दिया है, डिवाइडेड कर दिया है। और जब खेत को डिवाइडेड कर दिया है दोस्तों तो इसमें क्या उगा दिया है दोस्तों, इसमें चारा उगा दिया है, इसके अंतर्गत कुछ बाजरे की फसलें उगा दी है, इसमें दोस्तों हो सकता है कि इसमें कपास उगा दिया हो, इसमें क्या उगा दिया हो, कपास की खेती हमने उत्पादन कर लिया हो। इसके अंतर्गत हो सकता है हमने कोई फल फूल या सब्जी उगा दी है, यहाँ पर हमने ये सब्जियां उगा दी है, मान के चलो कि ये हमने ये सब्जियां उगा दी हैं। तो ये एक जगह पर हमने सब्जी उगा दी, एक जगह पर हमने फल उगा दिए, एक स्थान पे हमने खाद्यान्न उगा दिए हैं, एक भाग में हमने दलहन उगा दिए हैं, एक भाग में हमने व्यापारिक फसलें उगा दी हैं। जब हम इस तरीके से कृषि करते हैं तो दोस्तों इस तरीके की जो कृषि पैटर्न है वो कहलाता है बहुखंडीय कृषि पैटर्न। क्या कहलाता है मित्रों, बहुखंडीय कृषि पैटर्न। तो देखो कितना सिंपल तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न भी इससे सिंपल होगा। देखो ये सारे प्रश्न दोस्तों वो हैं जो 2017 के अंतर्गत दिल्ली पुलिस में पूछे गए प्रश्न है। और ये प्रश्न जो देखो ये कितना सिंपल प्रश्न, किस वर्ष में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी को पूछ लिया। और सिडबी का तो नाम आपने सुना ही होगा दोस्तों, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये वाला बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ये जो बैंक है, ये बैंक क्या, इसकी स्थापना कब की गई है,
1990 के अंतर्गत या 1988 के अंतर्गत या 1992 के अंतर्गत या फिर 1994 के अंतर्गत? जी हाँ दोस्तों, तो इसकी स्थापना, सिडबी की स्थापना कब की गई है दोस्तों? इसकी स्थापना की गई है 1990 के अंतर्गत, यानी कि अप्रैल 1990 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। इसके बारे में और भी बहुत कुछ पूछा जा सकता है कि ये बैंक और क्या करता है। ये बैंक हमारे जो छोटे उद्योग है, यानी सूक्ष्म उद्योग हो सकते हैं, लघु उद्योग है, मध्यम उद्योग है, मध्यम उद्योग है, इन उद्योगों के विकास के लिए फाइनेंस यानी ऋण की व्यवस्था करता है, ऋण उपलब्ध कराने का काम करता है इनका, यानी कि वित्त पोषण करता है। क्या करता है दोस्तों? वित्त पोषण का कार्य करता है। तो इसके संदर्भ में पूछा जाया गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, समाज के सभी वर्गों को भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, समाज में कोई भूखा नहीं रहे, इस विचार से भारत सरकार ने सावधानी पूर्वक खाद्य सुरक्षा व्यवस्था तैयार की है। बिल्कुल, भारत सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था शुरू की गई है, खाद्य सुरक्षा व्यवस्था। अब ये जो खाद्य सुरक्षा व्यवस्था तैयार की है, इसका अर्थात बफर स्टॉक। जी हाँ बिल्कुल, जैसे ही ये खाद्य सुरक्षा का नाम आता है, हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है एफसीआई के बारे में। किसके बारे में आ जाता है मित्रों? एफसीआई। ये एफसीआई क्या है दोस्तों? ये एफसीआई दोस्तों हमारा पास है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, क्या है दोस्तों? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। जी हाँ दोस्तों, क्या है ये? भारतीय खाद्य निगम। ये भारतीय खाद्य निगम क्या है दोस्तों? ये एमएसपी रेट पे, किस पे? एमएसपी रेट पे, यानी न्यूनतम समर्थित मूल्य पर क्या करता है दोस्तों? अनाज खरीदता। क्या करता है ये? अनाज, दलहन आदि फसलों को क्या करता है दोस्तों? खरीदता है। और इनको खरीदने के बाद में इनका क्या करता है दोस्तों? स्टॉक करता है। और ये स्टॉक कहां पर करता है? जहां पर ये स्टॉक करता है उनको एफसीआई के गोदाम या भंडार गृह कहा जाता है। और ये जो स्टॉक की प्रणाली है, ये कहलाती है दोस्तों बफर स्टॉक। क्या कहलाती है? ये कहलाती है बफर स्टॉक। जब हम दोस्तों बफर स्टॉक करते हैं, तो अब ये स्टॉक क्यों करते हैं? कि भविष्य में अकाल पड़ जाए या भविष्य में अनाज की कमी आ जाए और हमारे देश में गरीब तबके के लोगों तक अनाज नहीं पहुंच रहा है, या कोई महामारी आ जाए। जैसे आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे बहुत से गरीब लोगों के पास में जब उनका रोजगार छिन गया था, तो उनके पास में 2 वक्त का अनाज या रोटी भी मुहैया नहीं हो रही थी। ऐसी स्थिति में सरकार ने ये सोचा है कि ऐसी कंडीशन अगर बनती है तो हम उन लोगों तक अनाज पहुंचा सके या उनको रोटी पहुंचा सके। इसलिए दोस्तों सरकार ने ये स्टॉक किया है। और इस स्टॉक को वो वितरण कैसे करती है दोस्तों? वो करती है पीडीएस के माध्यम से। किसके माध्यम से करती है दोस्तों? पीडीएस। और पीडीएस आप जानते हो पीडीएस क्या होता है? पीडीएस होता है दोस्तों पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। सिस्टम। तो दोस्तों पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सर्वे होता है, यानी इसके माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसी को अगर मैं हिंदी में कहूं तो दोस्तों इसी को हम क्या कह सकते हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जिनको हम उचित मूल्य की दुकान भी कहते हैं, जिनको हम राशन की दुकान भी कहते हैं, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली हमारा ये रहा, पीडीएस वाला सिस्टम ये रहा। तो ये है बफर स्टॉक निर्मित है। तो बफर स्टॉक किसके लिए निर्मित है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए क्या है? निर्मित है। भंडार गृह नहीं होगा, अच्छा परिवहन नहीं, फसलों का उच्च उत्पादन, ये सारे ऑप्शंस हैं वो हमारी जरूरत को फुलफिल नहीं करते, क्योंकि इस प्रश्न की जरूरत क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है दोस्तों,
अगला वाला प्रश्न है वो इससे भी मजेदार का प्रश्न आपके सामने है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में जो प्रश्न पूछे गए ना वो शानदार शानदार प्रश्न पूछे गए। आपको लगता है कि ये प्रश्न है जो नॉर्मल है, बाकी ये बहुत अच्छे व्यवहारिक ज्ञान को व्यक्त करने वाले प्रश्न है आपके सामने। देखो कौन सी नकदी फसल है यार, इससे सरल प्रश्न, देखो कितना सरल प्रश्न है यार, कौन सी नकदी फसल नहीं है। अरे भाई आपको फसलों का क्रॉप्स वर्गीकरण के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नकदी फसल कौन सी फसलें होती हैं। जी हाँ दोस्तों, देखो फसलों का जो प्रारूप होता है ना, देखो कई तरीके से डिवाइडेशन होता है, बुआई के आधार पे, कटाई के आधार पे या मानसून के आधार पे। जब हम कृषि फसलों को बांटते हैं तो खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें होती है। लेकिन जब हम उपयोग के आधार पे या फिर एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि हम उद्देश्य के, हमारा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के आधार पे या उपभोग के आधार पे बात करें तो कृषि फसलों को हम 4 रूपों में बांटते हैं। और ये 4 रूपों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? एक होती है खाद्यान्न फसल। कौन सी फसल? खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल होती है। एक दूसरी फसल होगी जो होगी दलहन फसल। तीसरी फसल होगी वो होगी तिलहन फसल। तिलहन फसल। और अगली है व्यापारिक फसलें। तो व्यापारिक फसलों में कई तरीके की फसलें आती हैं। व्यापारिक फसलों में बागवानी फसलें भी आती हैं, व्यापारिक फसलों में नकदी फसलें भी आती हैं। तो ये व्यापारिक फसलों में आने वाली नकदी फसल मानी जाती है, जिनका उद्देश्य, देखो इनका उद्देश्य सिंपल सा होता है, अनाज उत्पादन करना। और अनाज हमारे भोजन का मुख्य कारक होते हैं, क्योंकि भोजन में जो हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए वो कहाँ से मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति कहाँ से होगी दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति हमें यहाँ से होगी। जब हम बात करें दलहन, तो दोस्तों दलहन हमें प्रोटीन की पूर्ति कराते हैं। जब हम तिलहन की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से हमें वसा की पूर्ति होती है। और ये व्यापारिक फसलें दोस्तों, ये हमें रोकड़ा देती हैं, यानी नगद देती हैं। नगद, यहाँ से हमें पैसा मिलता है। यानी कहने का तात्पर्य दोस्तों यह है कि इन तीनों जो हैं इनको तो हम खाद्यान्न के रूप में खाने, हमारे संतुलित भोजन में इसका उपयोग करते हैं। इसलिए इनका तो बेचने का उद्देश्य तब होता है जब एक्स्ट्रा उत्पादन होता है। अगर हम अधिक उत्पादन करता है किसान तो तब जाकर इनको बेचता है। लेकिन यहाँ पर इनकी बात आती है, जैसे कि गन्ने की बात कर ली हमने, किसकी बात कर ली? कपास की बात कर ली हमने, जूट की बात कर ली, ये जो मूंगफली है, सॉरी कपास है, गन्ना है, पटसन है, या पटसन या जूट, तो ये जो है ये सारी की सारी नकदी फसलें मानी जाती है। इनका उद्देश्य उत्पादन करो और बाजार में बेचो। तो इस तरीके से जब हम बात करते हैं कौन सी नकदी फसल नहीं है, देखो कपास नकदी फसल है, हालांकि बेसिकली ये रेशेदार फसल है, ये रेशेदार फसल है। जूट ये भी रेशेदार फसलें है। गेहूं की बात करें, ये खाद्यान्न फसल है। कैसी फसल है दोस्तों? खाद्यान्न। गन्ना, गन्ना कैसी फसल है दोस्तों? ये रोपण कृषि के अंतर्गत आने वाला है। ये एक तरीके से पेय फसल है ये, लेकिन इस पेय फसल को हम किस में काम में लेते हैं? इसको हम काम में लेते हैं चीनी उद्योग के लिए। हमारा जो चीनी उद्योग है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? गन्ने के लिए। तो हमसे नकदी फसल पूछी जा रही है, तो दोस्तों नकदी फसल ये वाला नकदी फसल नहीं है, इसके अंतर्गत शामिल करेंगे। नकदी फसल गेहूं नहीं है, बाकी कपास, जूट और गन्ना ये सब कैसी फसलें हैं? नकदी फसल मानी जाती हैं। चलो अगले प्रश्न की ओर देखो, आधुनिक संदर्भ में किस देश ने पहले स्वर्ण मानक को अपनाया? गोल्ड स्टैंडर्ड को अपनाने वाला कंट्री कौन सा था? अपनाया, शुरू किया, यानी किस देश ने स्वर्ण मानक को अपनाया? दोस्तों स्वर्ण मानक देखना पड़ेगा। स्वर्ण मानक क्या होता है? स्वर्ण मानक एक मौद्रिक प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? एक मौद्रिक प्रणाली है। और ये मैं ये कहूं, अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉनेटरी पॉलिसी जो सही तरह से क्रियान्वित होती है, उसमें इसको काम में लिया जाता है। किसको? सोने को। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं, सोना तो एक निश्चित मात्रा में है, बहुत कम मात्रा में है, बहुत कम मिलता है, इसलिए इसके वैल्यू बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो हम मुद्रा बना रहे हैं वो मुद्रा तो हमारे हाथ में है। हम जैसे कागजी मुद्रा है तो हमारे हिसाब से कितनी भी छाप सकते हैं, कितनी भी बना सकते हैं, लेकिन उसका फिर मूल्यह्रास हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें कोई ऐसी वस्तु को है जो स्टैंडर्ड के रूप में अपनाना पड़ेगा, जो
बहुत कम मात्रा में हो और जिन जो सभी के पास में एक तरीके से बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं हो। अब ऐसी कंडीशन में वो क्या करता है, हमने जो मुद्रा बनाई उस मुद्रा को स्टेबल करने का काम करता है। तो सोना ही वो एकमात्र ऐसी धातु है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार को क्या करता है, कंट्रोल करता है या मैनेज करता है, अंतर्राष्ट्रीय जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको नियोजित करने में भागीदारी निभाता है। अब इस प्रक्रिया को अपनाने वाला जो देश है सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, यूके या फिर इटली। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इसको अपनाने वाला जो देश है वो है यूके। यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम। और दोस्तों इसने जो अपनाया है, ये अपनाया है 1821 के अंतर्गत इस प्रक्रिया को अपनाया। यूनाइटेड किंगडम दोस्तों कोई एक देश नहीं है। इस देश के अंतर्गत यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में द्वीपीय देशों के 3 देशों का समूह इसके अंतर्गत शामिल होता है। इसमें दोस्तों इंग्लैंड आता है। कौन कौन सा? इसमें इंग्लैंड को शामिल करते हैं, इसके अंतर्गत वेल्स को शामिल करते हैं, वेल्स, इंग्लैंड को शामिल करते हैं, वेल्स को शामिल करते हैं और एक देश और शामिल करते हैं, उत्तरी आयरलैंड। ये इन तीनों देशों का जो समूह होता है वो यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है और ये तीनों देशों का जो समूह यूके के नाम से जाना जाता है। और इसने मौद्रिक प्रणाली के अंतर्गत स्वर्ण मानक को सबसे पहले अपनाया। स्वर्ण मानक में क्या होता है दोस्तों, जैसे 10 ग्राम सोना है, ये 10 ग्राम गोल्ड है, इस गोल्ड को एक बराबर निर्धारित कीमत पे निर्धारित कर देंगे कि 10 ग्राम गोल्ड है वो $100 के या 100 यूरो के बराबर है, या इस तरीके से इसका निर्धारण करके फिर मुद्रा को क्या किया जाता है, स्टेबल किया जाता है। तो ये पैटर्न सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम के द्वारा अपनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलो। देखो ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। ये जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है? कितने बैंक है? सेकंड बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ है ये दूसरे चरण का। इसका मतलब पहला चरण कब हुआ था दोस्तों? पहला चरण हुआ था हमारे देश की आज़ादी के तुरंत बाद में 1969 के अंतर्गत। इस समय जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था ये पहला चरण था, फर्स्ट चरण था। और ये फर्स्ट चरण के अंतर्गत दोस्तों 14 बैंकों का, कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का इस समय राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन सेकंड जो चरण है, ये सेकंड चरण के अंतर्गत दोस्तों ये 1980 के अंतर्गत किया गया है। 1980 के अंतर्गत इसको अपनाया गया है। और इसके अंतर्गत 6 बैंकों का, कितने बैंकों को दोस्तों? इस सेकंड चरण के अंतर्गत दोस्तों 6 बैंकों का, 6 बैंक इस समय राष्ट्रीयकरण किए गए थे। ये 6 बैंक कौन कौन से हैं? इसके अंतर्गत विजया बैंक, इसके अलावा कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया अलग है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया अलग है दोस्तों। ओरिएंटल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब बैंक अलग है दोस्तों, पंजाब एंड सिंध बैंक अलग था, पंजाब एंड सिंध बैंक। और एक था दोस्तों आंध्रा बैंक। जी हाँ दोस्तों, इन 6 बैंकों का क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 1980 के अंतर्गत। और इसी को सेकंड बैंकों का राष्ट्रीय चरण कहा जाता है। पहले चरण में 14 या 14 बैंकों का क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न देखो, बहुत शानदार प्रश्न है ये भी। किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और भागीदारी के साथ विकास पर जोर दिया गया था? अरे भाई, सामाजिक न्याय और भागीदारी ये तो पहली में, दूसरी तीसरी में तो होगा नहीं, क्योंकि पहली जो पंचवर्षीय योजना लाए थे उसमें तो हम इतने हालात खराब थे, उस समय हमको रोटी नहीं मिल रही थी, हमारे देश में भुखमरी चारों तरफ फैली हुई थी, गरीबी
फैली हुई थी। अब यहाँ मतलब सामाजिक न्याय की बात तब होगी जब थोड़ा थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन विषमता इतनी है कि समाज में कुछ वर्ग आगे निकल गया, कुछ वर्ग पीछे रह गया, या उच्च वर्ग है या थोड़े हाई प्रोफाइल के लोग हैं, छोटे लोगों का क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। यानी इस बात को बताता है ये सारी बातें, तभी तो सामाजिक न्याय की बात हो रही है, भागीदारी के साथ विकास। यानी इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ये लगभग ये अभी की जो पंचवर्षीय योजना गई है, अभी जो लास्ट पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर के 17 तक थी, तो इसको तो बीच में ही ड्रॉप कर दिया 2014 के बाद में, बीच में ही, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना तो पूरी हुई नहीं पाई है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे नवी पंचवर्षीय योजना की। जी हाँ दोस्तों, कौन सी पंचवर्षीय योजना की? नवी पंचवर्षीय योजना। और नवी पंचवर्षीय योजना का जो समय रहा है दोस्तों 1997 से लेकर के 2002। और इस समय, इस पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इस समय अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ये क्या थे दोस्तों? इसके अध्यक्ष रहे थे उस समय, या उस समय प्रधानमंत्री यही थे। तो प्रधानमंत्री ही योजना आयोग के क्या होते हैं दोस्तों? अध्यक्ष होते हैं। देखो हम क्या देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स के है ना, बहुत सिंपल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बशर्त ये है कि उन प्रश्नों को आप लोग किस तरीके से देख पा रहे हो। क्योंकि कई स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं कि इकोनॉमिक्स को पढ़ते ही नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना, आपके 5 से 6 प्रश्न जो आते हैं इकोनॉमिक्स के, ये आपके सिलेक्शन को रोक सकते हैं, रुकवा सकते हैं। और जबकि वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो बहुत सिंपल है। ये देखो, ये कितना सिंपल प्रश्न है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण दोस्तों ये किया गया था 1949 के अंतर्गत 1 जनवरी। कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई की अगर हम बात करें तो भारत का केंद्रीय बैंक है। कौन सा बैंक है दोस्तों? केंद्रीय बैंक है। ये भारत का केंद्रीय बैंक है। और इस केंद्रीय बैंक की जो भूमिका है वो ये है, गवर्नमेंट का बैंकर होता है, ये गवर्नमेंट का, सरकार का बैंक के रूप में काम करता है। इसके अलावा ये बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है। इसकी स्थापना बैंक अधिनियम 1934 के तहत, 1934 के तहत इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। दोस्तों इस समय आरबीआई के जो वो थे, अध्यक्ष थे, वो कौन थे इस समय? ऑसबोर्न स्मिथ। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आरबीआई के गवर्नर कौन थे इस समय? आरबीआई के गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था, तो प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जो आजादी के बाद में रहे थे। शक्तिकांत दास वर्तमान के गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास। ये प्रश्न भी आपको साइड में याद रखने हैं, क्योंकि ये भी पूछ लिए जाते हैं। जरा अगले प्रश्न की ओर देखो। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर भारत में न्यूनतम समर्थित मूल्य घोषित किया जाता है। भारत में न्यूनतम समर्थित मूल्य कौन घोषित करता है? मैं आपको बता रहा था कि न्यूनतम समर्थित मूल्य पे एफसीआई गोदाम, एफसीआई जो भारतीय खाद्य निगम है, वो क्या करता है? अनाज खरीद करके अपने बफर स्टॉक में रखता है, फिर उसको रिलीज करता है और उचित मूल्य की दुकानें पीडीएस के माध्यम से, राशन की दुकानों के माध्यम से लोगों को बांटने का काम होता है, जिससे कि खाद्य पूर्ति हो सके। तो ये जो एमएसपी मूल्य है वो कौन निर्धारित करता है? राजस्व विभाग करता है, कृषि सहकारिता या किसान कल्याण विभाग करता है, या आर्थिक मामलों के विभाग करता है, या फिर व्यय विभाग करता है? तो दोस्तों ये जो एमएसपी जो रेट है फसल बुआई से पहले या फसल बुआई के समय जो घोषित करता है, वो कौन करता है? कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग। क्योंकि दोस्तों ये एमएसपी की जो लेकर के आए हैं वो किसान के कल्याण के हिसाब से ही लेकर के आए हैं, क्योंकि किसान को उत्पादन के लिए बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको लेकर के शुरू किया गया है। तो ये वाला जो विभाग है ना, वो एमएसपी की रेट क्या करता है दोस्तों? जारी करता है। तो दोस्तों ये था हमारे आज के इस बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि इकोनॉमी के, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के
जो प्रश्न पहले पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनकी सीरीज हमने चला रखी है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप लोग इसमें कमेंट्स बॉक्स में मुझे सुझाव भी दीजिए कि हम और कौन कौन से प्रश्नों की सीरीज लेकर के आए। वैसे तो बहुत जल्दी हम ज्योग्राफी की सीरीज और हिस्ट्री की सीरीज भी शुरू करने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हम वो उन्हीं प्रश्नों को सबसे पहले सोल्व करेंगे जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो वाकई में आपके पेपर में आए हुए हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ में। इफ यू ऑल द बेस्ट, बने रहिए दिव्य दृष्टि के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में। ठीक है, ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।